दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गार्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं और साथ ही हम लोग जानेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। तो जो नंबर 1 है वह है पाठांतर क्रियाओं से संबंधित, अर्थात पाठ से संबंधित क्रियाओं से संबंधित। नंबर 2 परीक्षा संबंधी समस्याओं से संबंधित। परीक्षा संबंधी समस्याएं अर्थात परीक्षा कब ली जानी है, परीक्षा किस प्रकार की ली जानी है, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे, इन समस्याओं से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। नंबर 3 शिक्षण की समस्याओं से संबंधित। दोस्तों शिक्षण में भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। प्रभावी शिक्षण किस प्रकार से किया जा सके, शिक्षण में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए, तो दोस्तों इन सब के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। नंबर 4 बाल व्यवहार की समस्याओं से संबंध है। बाल व्यवहार की समस्याएं जैसे बालक का झूठ बोलना, बालक का विद्यालय से भाग जाना, बालक का अंगूठा चूसना आदि, इन समस्याओं के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है कि बालक में यह समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है और इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। नंबर 5 विद्यालय संगठन तथा प्रशासन संबंधी समस्याओं से संबंधित। दोस्तों विद्यालय संगठन, जब विद्यालय का संगठन अच्छा होगा तभी वहां पर अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो विद्यालय का संगठन एवं प्रशासन अर्थात विद्यालय का मुखिया प्रशासन किस प्रकार से चला रहा है, तो दोस्तों इसके लिए भी यदि प्रशासन से संबंधित कोई समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपको क्रियात्मक अनुसंधान अच्छी तरह से समझना है तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड कर रखे हैं जिसमें क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं तथा क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान विस्तार से समझाए गए। यदि आप उनको पहले देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें तो उनको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए अब समझते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं से अक्सर प्रश्न आते हैं तो इनको आप लोग ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिएगा। नंबर 1 क्रियात्मक अनुसंधान में समय कम लगता है। याद हो गया होगा आपको कि कम समय लगता है। किसमें कम समय लगता है? क्रियात्मक अनुसंधान में। नंबर 2 अधिकांश क्रियात्मक अनुसंधान निर्णय लेने तथा विभिन्न प्रकार के कार्य करने में केंद्रीकरण की मूल प्रवृत्ति का लोप करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान हम अकेले नहीं कर सकते। क्रियात्मक अनुसंधान में हमें विद्यालय के प्रशासकों, प्रधानाचार्य से लेकर के और ऑपरेटर, शिक्षक, चपरासी सभी का सहयोग लेना पड़ता है। और जब हम सभी का सहयोग लेते हैं तो जो केंद्रीकरण की संघीय प्रवृत्ति होती है इसका लोप हो जाता है। और कौन सी नई प्रवृत्ति वहां पर आती है? वहां पर जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रवृत्ति आती है, अर्थात सभी लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं। अर्थात एक विशेषता आप याद रखेंगे, केंद्रीकरण की मूल प्रवृत्ति का विलोप करता है कौन? क्रियात्मक अनुसंधान। नंबर 3 क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय के समय और उद्देश्यों में परिवर्तन, नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण तथा उनका परीक्षण किया जा सकता है। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा विद्यालय के समय में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके उद्देश्य में परिवर्तन किया जा सकता है। समझे कैसे किया जा सकता है? जैसे विद्यालय का समय सुबह 7 बजे है। अब विद्यालय में बच्चे कम आ रहे हैं तो वहां पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, समस्या का पता लगाया जाता है कि आखिर बच्चे कम क्यों आ रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के बिंदु मिलते हैं और उनसे उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं कि ठंडी ज़्यादा होने के कारण कम आ रहे हैं, इस कारण से कम आ रहे हैं, उस कारण से कम आ रहे हैं। फिर एक प्रत्यक्ष पुष्ट प्रमाण मिलता है कि ज़्यादातर ठंडी होने के कारण बच्चे कम आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उसका समाधान क्या कि हम अब सुबह 7 बजे के स्थान पर विद्यालय को 10 बजे लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और समस्या का समाधान कर लेते हैं और विद्यालय के समय में और उद्देश्य में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। दोस्तों नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण, यही मैंने बताया कि इसके पहले कल्पना करना, जैसे अपन ने उपकल्पनाएं बनाई थी, बहुत से प्रश्न बनाए थे, वो प्रश्नों के जो उत्तर बनाए थे, संभावित उत्तर, वही उपकल्पनाएं होती हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि विद्यालय इस कारण से बच्चे नहीं आ रहे हैं, विद्यालय उस कारण से बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठंडी कम होने के कारण बच्चे नहीं आ रहे हैं, घर में काम होने के कारण बच्चे
कमा रहे हैं। यही दोस्तों उपकल्पनाएं या परिकल्पनाएं। तो इन उपकल्पनाओं और परिकल्पनाओं का निर्माण भी इसके द्वारा किया जा सकता है। नंबर 4, अनुसंधान करने वाले व्यक्ति सदैव अपनी विधियों में कुछ ना कुछ सुधार करने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, जो अनुसंधान करने वाले व्यक्ति होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, संवेदनशील होते हैं, इसलिए जब वो बार बार अनुसंधान करते हैं तो उन्हें अपने में कुछ ना कुछ समस्याएं मिलती हैं और इन समस्याओं को सुधारने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। 5 में देखें, नंबर 5, क्रियात्मक अनुसंधान अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तो इसे आप लोग याद रखिए। नंबर 6 में देखें, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों तथा सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव हो सकता है। दोस्तों, हम लोग यदि सोचें कि हमें क्रियात्मक अनुसंधान कल्पना में करना है तो ऐसा संभव नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। विद्यालय में किस प्रकार की समस्या है, जब वो एक वास्तविक समस्या का जब तक हम पता नहीं लगा लेते तब तक उसका समाधान संभव नहीं है। दोस्तों, नंबर 7 में है, क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय के शिक्षक, प्रशासक, प्रधानाचार्य सभी एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि इसमें सभी लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं। लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। चाहे विद्यालय के प्रधानाचार्य हों, प्रशासक हों, जन शिक्षक हों और ऑपरेटर हों, चपरासी हों, कोई भी हो, सभी लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं, तभी क्रियात्मक अनुसंधान संभव है। और यही क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है कि इसमें सभी लोग मिलजुल कर जनतांत्रिक रूप से सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व से बहुत बार प्रश्न पूछे गए, तो आप लोग इसे बिल्कुल याद ही कर लीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यालय के संचालन और प्रशासन संबंधी समस्याएं हल की जा सकती हैं। मैंने पहले भी बताया कि विद्यालय के संचालन और प्रशासन संबंधी समस्याएं हल की जा सकती हैं। जो भी बीच में समस्याएं आती हैं उनका समाधान किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा परंपरागत रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। इसको सिर्फ क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही हल किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले हमें समस्या का हम पता लगाते हैं कि आखिर रूढ़िवादिता क्यों फैल रही है, और उसकी यदि हम रीढ़ को ही तोड़ दें कि क्यों फैल रही है और उसका समाधान निकाल लें तो रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यालय में जनतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, मैंने पहले ही बता रखा है। नंबर 4, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसको भी आप लोग विद्यालय से रिलेटेड करके समझिए कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा विद्यालय में जितनी भी समस्याएं, सभी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। पाठ क्रमांतर और पाठ सहगामी क्रियाओं के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है ये पाठ क्रमांतर, पाठ सहगामी और पाठ्योत्तर, तो दोस्तों किसी भी प्रकार से इसको किया जा सकता है। चाहे पाठ को पढ़ते समय पाठ के पाठांतर कह सकते हैं, पाठ के पहले, पाठ के साथ और पाठ पढ़ने के बाद भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। इसको तो दोस्तों अगला देखें, क्रियात्मक अनुसंधान में किए गए प्रयोग वास्तविक परिवर्तन लाने में कारगर हैं। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं वो वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों को तथा प्रधानाचार्य को उनके अपने दैनिक अनुभवों को संगठित करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, क्या होता है, जब क्रियात्मक अनुसंधान होता है तो हमें कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है, क्योंकि हम समस्या जो होती है उसका हम समाधान करते हैं और समस्या का समाधान करने से हमें एक नया अनुभव मिलता है। तो दोस्तों, जो क्रियात्मक अनुसंधान है इन अनुभवों को संगठित करने के लिए भी प्रेरणा देता है। नंबर 8, यह विद्यालय के संपूर्ण यांत्रिक वातावरण को समाप्त करता है। दोस्तों, यहाँ पर समझे, कहीं कहीं विद्यालय का वातावरण क्या होता है, यांत्रिक वातावरण होता है, अर्थात कठपुतली नुमा वातावरण। तो दोस्तों, ये कठपुतली नुमा वातावरण को समाप्त करता है, क्योंकि इसमें जो शिक्षक होते हैं वो स्वयं जब क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो स्वयं समस्या का पता लगाते हैं, स्वयं उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी पहले परिभाषा बनाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी उपकल्पना का निर्माण करते हैं, इसके बाद कुछ पुष्ट प्रमाण जुटाते हैं, इसके बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। सभी लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं, इसलिए कठपुतली नुमा वातावरण समाप्त होकर के वहां पर एक खुशनुमा वातावरण प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता रहता है कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। साथ ही यदि वीडियो में कुछ आपको लगता है कि कुछ और ऐड हो सकता है तो वो भी आप लोग जरूर लिखें। एवं इसके साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी में हो जाएगी और अभी 2 माह हैं
हैं। यदि आप हमारे साथ मिलजुल करके तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी, और मेरा उद्देश्य है कि आपको सफलता मिलनी चाहिए, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।